बोट में उतरने के बाद मैंने इधर उधर देखा। शॉर्टो अपने काम में मसरूफ था। उसने फुर्ती से बोट का इंजन स्टार्ट किया और बोला, चीफ, और भी लोग यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ 3 दस्ती बम इस्तेमाल करने चाहिए। मैंने शॉर्टो की बात से इत्तेफाक किया। स्पीड बोट स्टार्ट होकर थोड़ा सा आगे गई और खाड़ी के आखिरी सिरे पर पहुंचने के बाद शॉर्टो ने दस्ती बम निकालकर एक तरफ खड़ी हुई 3 बोटों की तरफ उछाल दिए। 2 दस्ती बम उस तरफ और एक बड़ी कश्ती की तरफ उछालने के बाद हमने राइफलों से उनके इंजनों का निशाना लेकर फायर किया। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था और उसके बाद शॉर्टो ने दोबारा बोट स्टार्ट करके बरकरफ्तारी से आगे बढ़ा दी। शॉर्टो अपने आप को संभाले समंदर में इधर उधर निगाह दौड़ाता हुआ स्पीड बोट को तेजी से एक समत ले जा रहा था। उसका ख्याल था कि उसे उन खतरनाक कश्तियों की जद से बाहर निकल जाना चाहिए जो जजीरे की मखसूस सुरंगों में पोशीदा है और जो सिर्फ दुश्मनों का शिकार करने के काम आती हैं। अगर उन कश्तियों ने इस बोट को देख लिया तो वो फिर इसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि उस वक्त मजीद किसी झगड़े में पड़े बगैर हम किसी महफूज मकाम तक पहुंच जाएं। और शायद ये कबूलियत का ही वक्त था कि काफी दूर तक निकल आने के बावजूद हमें ऐसी कोई कश्ती नजर नहीं आई थी, यहाँ तक कि फोरकॉज हमारी नजरों से ओझल हो गया। शॉर्टो ने इत्मीनान की गहरी सांस लेते हुए कहा, चीफ, तकदीर कुछ साथ ही दे रही है। 2 ही बातें हैं, या तो उन कश्तियों को कार्रवाई का हुक्म खुद आइवान फैरो देता होगा या फिर उन कश्तियों के मल्लाह वगैरह भी जजीरे पर होंगे और इन वैश्यों के हंगामे में उलझ गए होंगे। कुछ भी था, हमें इस सूरत हाल से फायदा हुआ था। समंदर में जगह जगह जहाज, टग और कश्तियां नजर आ रही थीं। शॉर्टो ने पूछा, चीफ, क्या ख्याल है, मार्शल तक चलें? मैंने जवाबन कहा, मैं भी इत्तेफाक से यही सोच रहा था शॉर्टो। उसने कहा, अगर तुम मेरे ही अंदाज में सोच रहे थे चीफ तो गौर करो। मार्शल तक पहुंचने के बाद हम दोनों आइवान फैरो या हायल जोशियों की निगाहों से महफूज नहीं रह सकते। मैंने कहा, बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन शॉर्टो मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा, मेरे जहन में एक तजवीज है चीफ, अगर तुम उसे पसंद करो। मैंने पूछा, वो क्या? उसने कहा, हम एक जजीरे पर गए थे जहां हमारा वास्ता एक खूबसूरत लड़की से पड़ा था, याद है? मैंने कहा, हाँ, और उसका नाम सोलिता था। उसने कहा, हाँ, और उसके साथ बूढ़ा फारनूस भी था। मैंने कहा, हाँ, जो आबी पौधों पर रिसर्च कर रहा था। शॉर्टो के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोला, जाहिर है चीफ, लड़की काफी खूबसूरत थी और जरा मुश्किल ही होता है ऐसे चेहरों को भूल जाना। मैंने कहा, शॉर्टो, वो लोग बहुत खतरनाक शख्सियत के मालिक हैं, मैं उनके बारे में मालूम कर चुका हूँ। शॉर्टो बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है चीफ, लेकिन क्या ख्याल है वो कैसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा तहफ्फुज मिल सकता है? और फिर उन लोगों ने अपने तौर पर भी अपनी रिहाइश का कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लिया होगा। मैंने कहा, मुझे इत्तला मिली थी कि वो लोग अब वहाँ मौजूद नहीं हैं। शॉर्टो ने कहा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता चीफ, अगर वो वहाँ मौजूद नहीं हैं तब भी हम उनकी रिहाइश का अपने काम में ला सकते हैं। मेरा मतलब है, हम वक्ती तौर पर वहाँ पनाह लेकर कोई मंसूबाबंदी कर सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, तो उसी से हम चलो। और शॉर्टो ने हाई स्पीड बोट को एक लंबा चक्कर दिया और उसके बाद वो समंदर की सतह को छूती हुई गोया फजा में परवाज करने लगी। शॉर्टो ने उसकी रफ्तार इंतहाई तेज कर दी थी। उसे खदशा था कि कहीं हाई स्पीड बोट में ईंधन खत्म न हो जाए। वो बोला, चीफ, फ्यूल बताने वाली सुई काम नहीं कर रही है और अपनी जगह साकित पड़ी है, इसलिए ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बोट में कितना ईंधन मौजूद है। मैंने कहा, ठीक है, चलते रहो, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगी कि हमें वो जजीरा नजर आ गया। दरख्तों और सब्ज पत्तों से ढके उस खित्ताए जमीन तक पहुंचने में मजीद कुछ मिनट सर्फ हुए और बोट की रफ्तार ने उसे किनारे पर चढ़ा दिया। हम दोनों नीचे उतर आए थे। थोड़े ही फासले से दरख्तों का सिलसिला शुरू होता था, लेकिन अभी हम पूरी तरह संभल कर आगे कदम भी नहीं बढ़ा पाए थे कि एक रंगीन सा साया हमें नजर आया। गालिबन वो कोई लड़की ही थी और जाहिर है सोलिता के अलावा और कोई नहीं थी। मैं एक लम्हे के लिए सोच में डूब गया। अगर सोलिता हमारे हाथ से निकल जाती है तो इसका मतलब है कि फारनूस को हमारी आमद की इत्तला मिल जाएगी। ये मालूम होने के बाद कि फारनूस इसराइली एजेंट है, मुझे उसकी तरफ से होशियार रहना जरूरी था। चुनाचे मैंने बरक रफ्तारी से उस तरफ छलांग लगा दी जिधर सोलिता को देखा था। वो गालिबन कुछ देर पहले समंदर में नहा रही थी और स्पीड बोट को उस तरफ आते देखकर पानी से निकल आई थी। मैं जिस वक्त उसके नजदीक पहुंचा वो अपना लिबास पहन चुकी थी। मुझे देखकर एक लम्हे के लिए सहम सी गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। उस मासूम सी लड़की की शक्ल सूरत देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो किसी खतरनाक काम में मुलव्विस होगी। अपने आप को संभालने में उसने जिस महारत और फुर्ती का सबूत दिया था, उसने मुझे ये भी एहसास दिला दिया कि वो बहुत आगे की चीज है। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा, हेलो।
वो खौफजदा निगाहों से मेरे अकब में देख रही थी। शॉर्टो आहिस्ता आहिस्ता उसी समता रहा था। वो बोली, हेलो, ये गैर मुनासिब बात है। मैं लिबास पहन रही थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें उससे मना नहीं किया डियर। बोली, क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने कहा, ये मालूम नहीं था कि ये नन्ना सा जजीरा तुम्हारी मिल्कियत है। वो बोली, मेरा मतलब है तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। मैंने कहा, शायद का लफ्ज इजाफी है, तुम मुझे पहचान चुके हो। उसने अपने बाल झटकते हुए कहा, नहीं, मैं गैर मुतल्लिक लोगों को याद रखने की आदी नहीं। फिर उसने अपने बालों को अपने दोनों हाथों से पीछे की समत करके बांध दिया। मैंने कहा, और जो मुताल्लिक हो उनके बारे में आप क्या कहती हैं मिस सोलिता? वो संभल कर बोली, तुम्हारे लहजे में एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रही हूँ मैं। क्या बात है, क्या चाहते हो? मैंने कहा, गुड, ये हुई ना बात। इतनी देर में शॉर्टो भी हमारे नजदीक पहुंच गया था। उसने शॉर्टो को मुखातिब किया, तुम भी तो उस दिन साथ थे ना? शॉर्टो ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी यादाश्त बहुत शानदार है मिस सोलिता। वो बोली, हम अजनबी लोगों को अपने दरमियान देखना पसंद नहीं करते। बेहतर ये होगा कि यहाँ से चले जाओ। प्रोफेसर फारनूस मुझे किसी भी अजनबी शख्स के साथ एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, और तुम उसे मुस्तकिल बर्दाश्त कर रही हो डियर सोलिता? चंद रोज पहले भी हम तुम्हारे लिए आए थे, तुम कहाँ चली गई थी? वो बोली, मेरे लिए क्यों आए थे? मैंने कहा, ओह, तुमने शायद अपनी उन रिहाइश गाहों में आईने नहीं लगा रखे, या फिर तुम अपने हुस्न से नावाकिफ हो। तुम्हें देखने के बाद किसका बार बार आने को जी नहीं चाहेगा। मेरी बात पर शॉर्टो उछल पड़ा। बोला, वाह चीफ, इससे कबल मैंने तुम्हारे मुंह से इतनी खूबसूरत बात कभी नहीं सुनी। सोलिता ने कहा, तुम लोग, और फिर जुमला अधूरा छोड़कर एक झटके से वापस मुड़ गई। मैंने अब किसी तकल्लुफ से काम नहीं लिया था। वो 2-3 कदम ही चली थी कि मैंने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल दिए और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोलिता के हलक से एक चीख सी निकल गई। मैंने कहा, नहीं हनी, चीखने से कोई फायदा नहीं। जिस बेएतनाई का मुजाहिरा तुम कर रहे हो वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो बोली, मैं कहती हूँ बदतमीजी मत करो, मुझे छोड़ दो। वो मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त से अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करने लगी। तब शॉर्टो आगे बढ़ा। उसने कहा, चीफ, ऐसे काम मैं बखूबी अंजाम देता हूँ। सोलिता ने एक बार फिर चीखने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने उसका मुंह दबा दिया। मैंने पूछा, फारनूस के अलावा यहाँ और कौन कौन है? वो बोली, जो कोई भी है, तुम कोई बदतमीजी करके यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। मैंने कहा, देखो सोलिता, हम तुमसे कोई बदसलूकी नहीं करना चाहते। बेहतर यह है कि हमें इस बारे में तफसील बता दो। उसने कहा, तफसील? कैसी तफसील? यहाँ कोई नहीं है हम दोनों के अलावा, और तुम जानते हो प्रोफेसर फारनूस यहाँ आबी पौधों पर रिसर्च करने आए हैं। वो अपने मामलात में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते। पहले भी वो इस सिलसिले में नाराज हो रहे थे। मैंने कहा, ये जजीरा उनके वालिद साहब ने उन्हें विरसे में दिया है, अगर नहीं तो फिर यहाँ तो कोई भी आ सकता है। दफतन सोलिता ने एक कलाबाजी सिखाई और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में एक नन्ना सा पिस्तौल था। न जाने ये पिस्तौल उसने कहाँ छुपा रखा था। इससे पहले तो ये मुझे नजर नहीं आया था, लेकिन शॉर्टो की फुर्ती भी काबिले दीद थी। यूं ही सोलिता का पिस्तौल वाला हाथ सीधा हुआ, शॉर्टो ने अपना बैग उसके हाथ पर दे मारा। पिस्तौल सोलिता के हाथ से निकल गया और उसके साथ ही शॉर्टो ने किसी क्रिकेटर की तरह जंप लगाई और पिस्तौल को जमीन पर गिरने से पहले लपक लिया। मैंने दिलचस्प अंदाज में कहा, गुड, वेरी गुड। सोलिता अब खासी वहशतज़दा नजर आ रही थी। वो हमें खौफजदा निगाहों से देखती रही, फिर बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा, फारनूस कहाँ है? बोली, हमारी रिहाइश गाह में। मैंने पूछा, और रिहाइश गाह कहाँ है? उसने एक समत इशारा किया, वो दरख्तों के दरमियान उस तरफ। मैंने कहा, तो फिर चलो, हम तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं। सोलिता मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में मिली जुली कैफियत थी, शदीद गुस्सा, खौफ व हरास और न जाने क्या क्या। फिर वो गर्दन झटक कर बोली, आओ, और मैं उसके साथ आगे चल पड़ा। शॉर्टो उसका पिस्तौल हाथ में संभाले आगे बढ़ रहा था। उसने गालिबन पिस्तौल के चैम्बर चेक कर लिए थे। नन्ना सा ये पिस्तौल इंतहाई जदीद तर्ज का मालूम होता था और उसे बआसानी किसी भी छोटी सी जगह छुपाया जा सकता था। बज़ाहिर वो एक खिलौना लगता था, लेकिन उस खिलौने में जो खूबियां थीं उसका अंदाजा शॉर्टो को हो गया था। फिर किसी तरफ से एक आहट सी सुनाई दी और 2 आदमी एकदम बाहर निकल आए। ये दोनों चमड़े की जैकेटें और चुस्त पतलूने पहने हुए थे, दराज कामत और गोरी रंगत के मालिक थे। हमें देखते ही उन्होंने अपने पिस्तौल सीधे किए और शॉर्टो के लिए इसके अलावा और कोई चौराकार नहीं था कि वो उनकी किसी कार्रवाई से पहले ही उनका काम तमाम कर दे। दोनों गोलियां उनकी पेशानी पर पड़ी थीं, लेकिन सीधे पिस्तौलों से दफतन 2 फायर हुए। मैं और शॉर्टो तो बच गए, मगर दोनों गोलियां सोलिता के हलक और सीने में पैवस्त हो गईं। उनके निशाने चूक गए थे। सोलिता के हाथ एक लम्हे के लिए फजा में फैले और फिर वो औंधे मुंह जमीन पर आ रही। दूसरी तरफ शॉर्टो की कार्रवाई भी मुकम्मल थी, चुनाचे वो दोनों भी जमीन पर गिर कर तड़पने लगे।
मैंने कहा, ये बुरा हुआ शॉर्टो। उसने कहा, चीफ जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है, मैं जरा इन लोगों को देखूं, तुम इस लड़की को संभालने की कोशिश करो, मुमकिन है बच ही जाए। शॉर्टो ये कहकर उन दोनों की समत दौड़ गया। मुझे सोलिता की मौत का अफसोस था, वक्त से पहले ही मर गई थी। हालांकि शेरी के बयान के मुताबिक वो इसराइली जासूसा थी और मुमकिन था कि मुझे उससे कुछ मालूमात हासिल हो जाती। मैंने उसे जल्दी से सीधा किया तो मुझे महसूस हुआ कि अब उसके बदन में जान नहीं है। एक गोली हलक में नरखरे के ऐन करीब बेवस्त हुई थी और दूसरी दिल के मकाम पर। मैंने उसे छोड़कर एक तवील सांस ली। दूसरी तरफ शॉर्टो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कह रहा था, चीफ ये दोनों भी फजा में परवाज कर गए हैं। उसने उन दोनों के पिस्तौल और फालतू एमुनिशन कब्जे में किया और फिर उनकी लाशें घसीट कर एक जगह कर दी। फिर बोला, चीफ क्या ख्याल है, पहले इन लोगों की आखिरी रसूमात अदा करें या अपना मकसद हल करें? मैंने कहा, इन्हें छुपा देना जरूरी है ताकि अगर यहाँ इनके कोई साथी हों तो फौरन ही हमारी सूरत हाल से आगाह न हो सके। शॉर्टो ने कहा, मैं अभी इनका बंदोबस्त करता हूँ। फिर उसने एक चट्टान तलाश की और तमाम लाशें उसके किनारे लगा दी और फिर लंबी लंबी झाड़ियों से उन्हें ढक दिया। अब वो किसी की निगाह में नहीं आ सकती थी। शॉर्टो फुर्ती से इस काम से फारिग हो गया और फिर हाथ झाड़ता हुआ मेरे पास आ खड़ा हुआ। सोलिता का पिस्तौल खाली करके वहीं डाल दिया गया जहां हम वक्ती पनाह के लिए आए थे, लेकिन आते ही गड़बड़ हो गई थी। अब फारनूस पर काबू पाना भी जरूरी था, वरना इन हालात में वो मुसीबत बन सकता था। मैंने शॉर्टो से पूछा, सोलिता ने उस तरफ इशारा किया था? उसने कहा, हाँ चीफ। मैंने कहा, आओ होशियारी से फारनूस को जिंदा पकड़ना है। और उसके बाद हम उन झाड़ियों की तरफ सफर करने लगे जो 7-7 फुट बुलंद थीं और इस कदर गुंजान थीं कि दूसरी तरफ देखना मुमकिन नहीं था। एक जगह से हम झाड़ियों में घुसे तो एक चट्टान ने रास्ता रोक लिया। चट्टान दूर तक फैली हुई थी। हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहे। खुश्क झाड़ियों में हमारे कदमों से सरसराहट पैदा हो रही थी, चुनाचे बार बार रुकना पड़ता। फिर एक जगह चट्टान खत्म हो गई जहां झाड़ियां इस तरह कुचली हुई थीं जैसे यहां से अक्सर आमदोरफ्त रहती हो। यहां रुककर हमने आहटें ली और फिर दबे कदमों दूसरी तरफ निकल आए। दूसरी तरफ एक गोल अहाता था जिसके किनारे किनारे दरख्त उगे हुए थे और इन दरख्तों के साथ साथ वैसी ही बुलंद झाड़ियां थीं। अगर सोलिता इस तरफ इशारा न करती तो शायद हम सारा दिन सर्फ करके भी चट्टानों में तरशे हुए इस मकान को तलाश न कर सकते जो इंसानी हाथों का कारनामा था। चौकोर दरवाजे पर किवाड़ नहीं थे। दूसरी तरफ रोशनी नजर आ रही थी। हम पिस्तौल संभाले हुए अंदर दाखिल हो गए। चट्टान अंदर से खोखली कर ली गई थी और उसके पूरे तूलो अर्ज में एक लंबा कमरा नजर आ रहा था। रोशनी पेट्रोमैक्स लैंप की थी। सरकंडों के मूंढे पर फारनूस नजर आ रहा था जो इस रोशनी में कोई किताब पढ़ रहा था। फिर उसके हसास कानों ने हमारी आवाज सुनी और दूसरे लम्हे वो पलट पड़ा। हम दोनों ने उस पर पिस्तौल तान लिए थे। मैंने सर्द लहजे में कहा, किताब रख कर हाथ बुलंद कर दो, और वो सकते किसी आलम में हमें घूरता रह गया। शॉर्टो ने आगे बढ़कर उसके हाथ से किताब ले ली और फिर उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया। शॉर्टो को सूरत हाल का इल्म नहीं था, लेकिन शेरी मुझे बता चुकी थी कि वो जवान आदमी है। दूसरे लम्हे उसने शॉर्टो को झुकाई दी और उसे अपनी ढाल बनाकर सामने कर लिया। उसने एक हाथ शॉर्टो की गर्दन में डाल लिया था और दूसरे से उसके पिस्तौल वाले हाथ को काबू में कर लिया था, लेकिन उसे शॉर्टो की कुव्वत का अंदाजा नहीं था। शॉर्टो थोड़ा सा झुका और उसने फारनूस को पुश्त पर लाद कर सामने फेंक दिया। मैं चीखा, खबरदार शॉर्टो, मारना मत, और शॉर्टो रुक गया, वरना उसने पिस्तौल से फारनूस का निशाना ले लिया था। फिर भी उसने फारनूस की कमर में एक लात रसीद कर दी थी। मैंने फारनूस को हुक्म दिया, चलो तुम उठ कर खड़े हो जाओ, और वो जमीन पर हाथ टिका कर खड़ा हो गया। बोला, मुझ बूढ़े पर ये जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा, शॉर्टो तलाशी लो। शॉर्टो बेदर्दी से उसकी जेबें टटोलने लगा। बगली होल्स्टर से एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर बरामद हुआ था जिसे शॉर्टो ने अपने कब्जे में ले लिया। मैंने कहा, पहले तुम्हारा बुढ़ापा दूर कर दिया जाए। मैंने आगे बढ़कर फारनूस का चेहरा टटोला। उसकी गर्दन के पास का कुछ हिस्सा उभरा हुआ महसूस हुआ। फारनूस ने कसमसाने की कोशिश की, लेकिन शॉर्टो ने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का दस्ता उसके शाने पर मारा। वो गुर्राती हुई आवाज में बोला, अब जुम्बिश की तो पूरे बदन की खाल उतार कर हाथ में दे दूंगा। मैंने फारनूस की मास्क उतार दी। मास्क के नीचे से बरामद होने वाला चेहरा एक 35-40 साल शख्स का था। शॉर्टो तारीफी लहजे में बोला, तुम्हारी निगाहें भी बहुत तेज हैं चीफ। मैंने कहा, अब मिस्टर फारनूस ये भी नहीं कह सकेंगे कि वो आबी पौधों पर रिसर्च कर रहे थे। क्यों फारनूस? फारनूस ने कोई जवाब न दिया। मैंने कहा, शॉर्टो, पहले मिस्टर फारनूस को बांध दिया जाए। इनकी कोई हरकत हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। चलो ये काम करो,
हमारी आसानी के लिए मिस्टर फारनूस ने रस्सी का बंदोबस्त कर रखा है, वो रही कोने में। मैंने एक तरफ इशारा किया जहां सफेद नायलॉन की रस्सी का एक गुच्छा पड़ा हुआ था। शॉर्टो चूंकि फारनूस के हमले का शिकार हो चुका था, इसलिए अभी तक गुस्से में था। उसने किसी जानवर ही की तरह फारनूस को जमीन पर गिरा कर कस लिया। उसके दोनों हाथ पुष्ट पर कर दिए गए थे। मैं शॉर्टो की कारकर्दगी से मुतमईन था। चुनाचे पहले मैंने उस चट्टानी मकान की तलाशी ली। खाने पीने की खुश्क अशिया के अंबार थे। एक ऑयल स्टव और बर्तन भी मौजूद थे। एक समत हवा भरा गद्दा रखा हुआ था जिस पर बड़ा सा कंबल तह किया हुआ रखा था। 2 तकिए थे। तकियों के पास एक छोटा सा ट्रांसमीटर सेट रखा हुआ था जिसे मैंने एहतियात से देखकर उसकी जगह रख दिया। फिर पूछा, यहाँ इस जजीरे पर कितने अफराद मौजूद हैं मिस्टर फारनूस? उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अब तुम मुझसे मालूमात हासिल करोगे? मैंने कहा, हाँ, इरादा तो यही है। तुम जबान बंद रखने की कोशिश करोगे, कोई हर्ज नहीं, ट्राई कर लो, ये खेल तो जरूरी है। शॉर्टो उसके पास बैठ गया। बोला, तुम सवाल करो चीफ, जवाब मैं लूंगा। मैंने सवाल दोहराया, यहाँ कुल कितने अफराद हैं फारनूस? जवाब में फारनूस ने एक गंदी सी गाली बकी, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज एक चीख में बदल गए। शॉर्टो ने उसकी टखने की हड्डी पर पिस्तौल का दस्ता बजाया था। मैंने फिर कहा, उन 2 आदमियों के अलावा कोई और भी है जो हमारे हाथों हलाक हो चुके हैं? मेरी बात पर वो उछल पड़ा। वहशतज़दा लहजे में बोला, तुमने उन्हें मार दिया? मैंने कहा, हाँ, और उन्होंने तुम्हारी महबूबा को। लड़की उन्हीं के हाथों मारी गई है। कम से कम हम इतनी हसीन लड़की को हलाक नहीं कर सकते। वो मुतवहश हो गया। बोला, क्या बकवास कर रहे हो? उसने फिर एक गाली बकी। शॉर्टो बोला, लड़की इसकी महबूबा थी चीफ। यहाँ इस जजीरे पर ये ऐश कर रहे होंगे। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 1 बिस्तर 2 तकिए मेरी बात की तस्दीक करते हैं। शॉर्टो, तुमने गौर नहीं किया? फारनूस बुरी तरह तिलमिलाने लगा। बोला, तुमने जैनी को हलाक कर दिया? मैंने कहा, उस पर तुम्हारे दोनों साथियों ने गोली चलाई थी। वो दर्द भरे लहजे में बोला, बकवास करते हो, झूठ बोलते हो तुम। मैंने कहा, लड़की का नाम जैनी था। तुम्हारा असल नाम क्या है डियर? अरे हाँ शॉर्टो, बेहतर है तुम इस मकान के दरवाजे पर रुको, फिक्र मत करो, मिस्टर फारनूस से मैं गुफ्तगू कर लूंगा। ये उतने बुरे आदमी मालूम नहीं होते। शॉर्टो अपनी जगह से उठ गया। फारनूस सिसकियां लेने लगा। मैंने कहा, लड़की को हमने हलाक नहीं किया, उन लोगों ने देखे भाले बगैर हम पर गोली चला दी। लड़की उनका शिकार हो गई। बहरहाल इंसानी रिश्ते के तहत मुझे तुमसे हमदर्दी है। फारनूस बोला, मुझे भी हलाक कर दो। वो महबूबा नहीं, मेरी बीवी थी। बचपन से हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मेरे मना करने के बावजूद वो सिर्फ मेरी मोहब्बत में मेरे साथ इस मुहिम पर आई थी। तुम खुद सोचो, तुम बताओ, क्या ये दीवानगी नहीं है? क्या तुम्हारे सीने में एक इंसान का दिल नहीं है? मैंने कहा, इंसानियत से कहीं दूर तो तुम लोग चले आए हो फारनूस। क्या मजलूम फलस्तीनी इंसान नहीं है? क्या बैरूत की खैमा बस्तियों में जानवर रहते हैं जिन्हें तुमने अपनी शिकारगाह बना रखा है? जवाब दो। इस दरिंदगी के जवाब में तुम इंसानियत के तलबगार हो। फारनूस रोते रोते चौंक पड़ा। उसने बौखला कर कहा, मेरा इन वाकयात से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, यहूदी फितरत से बाज नहीं आए ना। अभी तो तुम अपनी महबूबा के साथ मर जाने की बात कर रहे थे। वो बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, एक मुसलमान, एक फलस्तीनी जिसे हर यहूदी से नफरत है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने लजाजत से कहा, जैनी के बारे में तुमने सच कहा है या फिर? मैंने पैंतरा बदल दिया। एक आध सच तुम भी बोल दो दोस्त, मुमकिन है मैं तुमसे सच का सौदा कर लूं। वो बोला, जैनी मेरी जिंदगी है, मुझसे जो दिल चाहे पूछ लो। अगर वो जिंदा है तो मेरे किसी सच के सिले में उसे मेरे सुपुर्द कर देना, और अगर वो मर चुकी है तो। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, तुम इसराइली एजेंट हो? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, इसराइली सिक्योरिटी फोर्स से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसने कहा, मैं मोसाद का 2nd ग्रेड ऑफिसर हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।